हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। अगर आप लोग यूपी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए या फिर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं लेक्चरर कैडर पंजाब एग्जाम के लिए, तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ एरर डिस्कस किया था। इसमें मैं आप लोगों के साथ जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो डिस्कस करूंगा, फंडामेंटल यूनिट्स, डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन, और इसके आगे वाले लेक्चर में फिर डायमेंशन को हम कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो रह जाएंगे उनको एक लेक्चर में और ले लेंगे। तो ये 4-5 लेक्चर के अंदर आपकी पूरी थ्योरी और जो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। होपफुली ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो रहे होंगे, आप लोग इनको पढ़ भी रहे होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को कंटिन्यू करूं, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेक्चरर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको यूजी, पीजी और 11-12 का सारा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। और अगर यूपी पीजीटी 2026 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ऑलरेडी बैच लॉन्च हो चुका है। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों की तरह बाकी लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस थोड़ा बहुत रह जाएगा जो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट होगा, बेसिक चीजें हैं समझने की, उसके बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन हम करेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर ये चीज भी पढ़ने की पड़ेगी, है ना, पढ़नी ही तो पड़ेगी क्योंकि हमारे सिलेबस में, तो इसलिए इस चीज को भी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हम ये समझते हैं कि वो क्वांटिटी जिसको मीजर किया जा सके, है ना, वो क्वांटिटी जिसको मीजर किया जा सके। सबसे पहला वो क्वांटिटी जिसको मीजर किया जा सके। दूसरा, वो कोई भी फिजिकल हैपनिंग, है ना, जो कि एक्सप्लेन की जा सके। फिजिकल हैपनिंग जिसको एक्सप्लेन किया जा सके और जिसको लॉ के फॉर्म में, मतलब जिनको नियमों के फॉर्म में ढाला जा सके, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, तो इनके सबके साथ इनको हम क्या कर सकते हैं, मीजर भी कर सकते हैं। फिर ये कोई फिजिकल हैपनिंग है, मतलब फोर्स लगा के किसी चीज को हम खींच रहे हैं, भेज रहे हैं, दबा रहे हैं, है ना। मास हो गया, फिजिकल हैपनिंग है जिसको कि हम लॉ के फॉर्म में भी जो है ढाल सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अदरवाइज दूसरी जगह मैं बात करूं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना, या मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, तो वो जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम उसको मीजर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज तो वही है कि फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए पहली शर्त क्या है कि उसको मीजर किया जा सके। अब एक और बात, और मेजरमेंट, केवल मेजरमेंट कर लेना ही, है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसका मेजरमेंट जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें कंपेयर करना है उसको दो सिमिलर क्वांटिटीज से, क्योंकि हमें प्रूव करना है फिजिक्स के लॉ, फिजिकल लॉज ऑफ इक्वेशन को हमें प्रूव करना है। तो मैग्नीट्यूड जो मेजर करना है, यानी कि मेजरमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पर मैग्नीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें आएंगी, एक आएगा उसका मैग्नीट्यूड और एक आएगा उसकी यूनिट। एक आएगा उसका मैग्नीट्यूड और एक क्या आएगा, यूनिट। मैग्नीट्यूड को अगर हम लिख रहे हैं किससे, एन से, एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। एन का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू स्टैंड्स फॉर यूनिट, यू का मतलब हो जाएगा यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज मेरे को चाहिएगी, एक तो मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। खाली अगर मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 10, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मान लो मैंने 10 लिखा, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि मैं फोर्स की बात कर रहा हूं या लेंथ की बात कर रहा हूं या मास की। अब अगर मैं लिखता हूं 10 न्यूटन, तो यहां क्लियरली आइडेंटिफिकेशन है कि मैं बात कर रहा हूं फोर्स की। अगर मैं लिख रहा हूं 10 केजी, तो यहां पर क्लियरली ये पता लग रहा है कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, मास की, है ना। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाएगी तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी यूनिट भी जरूर लिखी जाएगी। तो यहां पर जो भी चेंज होगा किसके अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर चेंज होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड के अंदर अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो साथ साथ किसके अंदर भी चेंज होगा, हमारे जो यूनिट है उसके अंदर भी चेंज होगा। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ चेंज करता हूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज होगा तो यूनिट में चेंज होगा, यूनिट में कुछ चेंज करता हूं तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में भी चेंज होगा। परंतु इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आना चाहिए, वो कांस्टेंट आना चाहिए, यानी कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो
आपको कह दिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू पहले 10 थी, यूनिट जो थी वो मीटर में थी, बाद में जो यूनिट है उसको सेंटीमीटर में कर दिया गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो आपको इसको इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और बेसिक सा जो लॉजिक है वो लगा के भी डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हो। और अगर आपको इक्वेशन से जाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमारे पास एक ये रिलेशन बन रहा है मैग्नीट्यूड और यूनिट के अंदर। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि यूनिट अगर बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। या ऐसा कह लो मैग्नीट्यूड यदि ज्यादा होगा तो यूनिट उसकी उतनी क्या लेंगे, छोटी लेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन रहा है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा कि यूनिट अगर ज्यादा होगी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा, और अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो यूनिट उसकी क्या लेंगे, हम छोटी लेंगे। अब कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है रेशो। रेशो का मतलब है कि यदि दो सिमिलर क्वांटिटीज का हम रेशो करें, दो सिमिलर क्वांटिटीज का हम रेशो करें तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो रेशो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो यहां पर कोई भी यूनिट नहीं होगी। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो ऊपर भी वेलोसिटी आएगी नीचे भी वेलोसिटी आएगी, तो यहां पर भी कोई यूनिट नहीं होगी। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो ऊपर भी डायमेंशन आएगी नीचे भी डायमेंशन आएगी, तो यहां पर भी कोई यूनिट नहीं होगी। परंतु यदि मैं एंगल की बात करता हूं तो एंगल एक एक्सेप्शनल केस है फिजिकल क्वांटिटी का, जो रेशो वाली फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि एंगल की जब हम बात करते हैं तो एंगल रेशो होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क को अगर मैं मीटर में लूं, रेडियस को भी मीटर में लूं, तो ये जो हिसाब है रेशो का, ये तो ये कहता है कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी हम एंगल की यूनिट लेते हैं डिग्री और रेडियन, है ना, और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ स्पेसिफाई करते हैं। तो एंगल एक एक्सेप्शनल केस है, कौन सी का, रेशो वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका, ध्यान रखेंगे आप ये। फिर दूसरा आता है हमारे पास स्केलर। स्केलर फिजिकल यूनिट्स वो होती है जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, है ना। इनके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, इनके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। और अगर हमें इनको जोड़ना तोड़ना है, यानी कि अगर हमें इसको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो जो बेसिक लॉ होते हैं एडिशन के और सब्सट्रैक्शन के, उन्हीं के थ्रू हम इसको ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। मान लो आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है 10 मीटर की डिस्टेंस है और उसको नेक्स्ट 20 मीटर के डिस्टेंस के साथ आपको ऐड करना है, तो आप सीधा सीधा ऐड कर दोगे, 10 + 20 30 मीटर हो जाएगा। अगर आपको 20 मीटर में से 10 मीटर घटाना है तो सीधा सीधा 20 - 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 - 20 करोगे तो -10 आएगा। तो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो माइनस में भी आ सकता है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस में भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट होती है हमारे पास वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। इनमें अगर हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो वेक्टर लॉ यहाँ पर जो है वो फुलफिल होने चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पर लगना चाहिए, है ना। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो ना तो स्केलर होती है और ना वेक्टर होती है, हमें लगता है कि वो वेक्टर हैं पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को या सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, इसलिए वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि जब चेंज ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन, यदि हम चेंज ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल इनर्शिया को बताता है, तो यदि हम चेंज ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दें तो भी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये वेक्टर्स लॉ को भी फुलफिल नहीं कर रही है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है। स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं है, स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है, पर इसकी अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है। तो ना तो ये स्केलर है ना ये वेक्टर है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये हो गई टेंसर। तो इस तरह की जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है, टेंसर कहलाती है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान भी रखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। देखो यार ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही जो हैं वो एग्जाम में आपसे पूछने जाते हैं। अभी आपको ये लग रहा होगा कि बहुत आसान है, इतना आसान कोई नहीं पूछ सकता, पर एग्जाम का प्रेशर अलग ही होता है और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन हमें फंसाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टेंसर। अब लिख दिए साहब 4 ऑप्शन, अब बताओ क्या आएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें जो है वो पता होनी चाहिए। अच्छा, टेंसर में और कौन आता है, टेंसर में स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी होता है ना, जो हम स्ट्रेस पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, तो वो भी कौन सी क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। फिर हमारे पास आता है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब है वो क्वांटिटीज जो पहले से प्रेजेंट है, जो नेचर में पहले से है, जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी है, मतलब जो बाकी अदर क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट है
है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक और नाम होता है जिनको हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को एब्सोल्यूट क्वांटिटी, या इसको हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जो 2 से 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर बनाई गई हो, है ना। 2 से 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर, मिलाने से मतलब है या तो उनका प्रोडक्ट करके या उनका डिवीजन करके, या तो उनका प्रोडक्ट करके मल्टीप्लिकेशन करके या डिवीजन से अगर ये क्वांटिटीज बनाई गई हो तो इनको हम क्या कहते हैं, डराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लेंथ है, लेंथ हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको बनाना है एरिया, तो एरिया का मतलब है दो बार लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो डराइव्ड क्वांटिटी हो गई। फिर अगर वॉल्यूम बनाना है तो वॉल्यूम का मतलब है लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, डराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो डराइव्ड क्वांटिटी का मतलब यही है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर कर जो क्वांटिटीज बनाई जाती है उनको हम डराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। फिर आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में एक होता है हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स, है ना। इसको हम गाउसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। इसको हम गाउसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। और इसमें सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकेंड्स। फिर आता है हमारे पास एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को हम जियोर्जी सिस्टम भी कहते हैं। इनके जो निकनेम है ना, ये याद रखना। गाउसियन सिस्टम किसको कहा जाता है, जियोर्जी सिस्टम किसको कहा जाता है। यहां पर एम को लेंगे हम मीटर में, के का मतलब हो गया किलोग्राम और एस का मतलब हो गया सेकेंड। तीसरा आता है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। एफपीएस में एफ का मतलब है फिट, फुट, पी का मतलब है पाउंड और एस का मतलब है सेकेंड। ठीक है, फिर एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये लगभग एमकेएस के समान चलता है। एमकेएस के सेम सेम जो वैल्यूज यूनिट्स ली जाती हैं वही एसआई में चलती हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनाई गई हैं। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, एक होती है लेंथ। लेंथ की यूनिट लिखते हैं हम मीटर में, इसका सिंबल होता है एम। एक होता है हमारे पास मास। मास की यूनिट हम लिखते हैं किलोग्राम में, इसका सिंबल होता है केजी। एक लिखते हैं हम टाइम। टाइम का यूनिट होती है सेकंड्स, इसको हम सिंबल में लिखते हैं एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए। टेम्परेचर केल्विन, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या हो गई, मोल। कैसे लिखेंगे, सब सिंबल मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसको हम किस में लिखेंगे, सीडी में। तो ये 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल यूनिट। इनमें से कौन फंडामेंटल यूनिट है या इनमें से कौन फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी, इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती है, एक तो होती है रेडियन। रेडियन होता है प्लेन एंगल के लिए, और एक होता है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन होता है सॉलिड एंगल के लिए। तो आप यहां से यूनिट भी, यूनिट के फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं कि स्टीरेडियन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है और जो रेडियन है वो किसके लिए यूज किया जाता है। अब ये जो फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं, जो हमने पढ़ी, वी ऑल्सो हैव सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं। इनको आप फंडामेंटल भी बोल सकते हो, इनको ड्राइव्ड भी बोल सकते हो। जैसे कि लाइट ईयर है। लाइट ईयर एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो कि फंडामेंटल टाइप की यूनिट है, जो डिस्टेंस की एक यूनिट है। जबकि हॉर्स पावर जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है, वो कौन सी है, वो ड्राइव्ड यूनिट है। वो कौन सी यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उससे प्रैक्टिकल यूनिट बिलोंग भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती, और इसको हम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 1 माइल, 1 मील। 1 मील हमने किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ा, तो 1 माइल किसके बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। ये प्रैक्टिकल यूनिट है ना। आप हाईवे पे जाते हैं या आपने कोई गेम खेले तो वहां पर भी लिखा होगा, या जब आप ने कई बार पढ़ा होगा, जब कोई शिप्स होते हैं जो, वो जब समुद्र में चलते हैं तो वहाँ डिस्टेंस जो है माइल में नापी जाती है। तो माइल हमारे किसी भी सिस्टम की यूनिट नहीं है, पर वो प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको हम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कवर कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। जैसे 1 माइल किसके बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, और 1 किलोमीटर कितना होता है, 10 पावर 3 मीटर। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 पावर 3 मीटर। फिर हमारे पास आता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी दी हुई है। ड्राइव्ड क्वांटिटी किससे मिलकर बनी हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। अब ये जो है क्वांटिटी, ये कैसे लिखी जाएगी, तो ये लिखी जाएगी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको लिखा गया फोर्स।
फोर्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये बन गया मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो हो गई लेंथ अपॉन टाइम, और नीचे फिर से टाइम आ गया। तो यहां से ये बन गया हमारे पास, ये बन गया मास इंटू लेंथ, मास इंटू लेंथ अपॉन ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम का स्क्वायर। ये क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ये जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनकी पावर के फॉर्म में लिखेंगे। पावर के फॉर्म में मतलब m1 और l1 और t-2। तो जब इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो इसको क्या बोला जाता है, डायमेंशन बोला जाता है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां पर मैंने ये फोर्स के बाद ये इसका फॉर्मूला लिख दिया, डायमेंशन लिख दिया, और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं ऐसे। अगर मैं इस तरह से इसको बंद कर दूं, यहां पर LHS पर फोर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, और यहां पर जो इसकी डायमेंशन आई इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको डायमेंशनल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। और अगर मैं केवल RHS वाला पार्ट लूं, ओनली RHS, तो अगर मैं केवल RHS वाला पार्ट लूं, तो RHS वाले पार्ट को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सब चीजें यही लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी है ना, सब चीजें वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बोला। अब कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये इनकी डायमेंशन और यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में जो यूनिट्स चलती हैं उनकी डायमेंशन, जैसे वेलोसिटी ऑफ स्पीड है मीटर पर सेकंड, डायमेंशन। एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं लगा रहा हूँ वो आप याद कर लेना, वो ज़्यादातर पूछी जाती है। जैसे इंपल्स कई बार पूछा जाता है ना, इंपॉर्टेंट होती है इंपल्स। इंपल्स की यूनिट कई बार पूछी जाती है, डायमेंशन पूछी जाती है। उसके बाद प्रेशर की कई बार पूछी जाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कई बार पूछी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर पावर की जो डायमेंशन है और यूनिट है वो कई बार पूछी जाती है। तो बहुत सारी लिखी हुई है लिखने को तो, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लगा रहा हूँ। ऐसे ही मैकेनिक्स में, और अगर मैं दूसरी बात करूँ तो टॉर्क के नहीं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी। उसके बाद सरफेस टेंशन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, खूब पूछा जाता है। स्ट्रेन, मॉडल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पॉइजन रेशो कई बार पूछा जाता है। स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन पूछा जाएगा आपसे, स्ट्रेन बहुत बार पूछा जाएगा, डायमेंशन लेस होता है। एंगुलर मोमेंटम और ये टॉर्क, ये कुछ ऐसी मैकेनिक्स के अंदर यूनिट्स हैं जिनके डायमेंशन और यूनिट्स काफी बार पूछी जाती है। इसी तरह से अगर मैं हीट के अंदर बात करूं, तो हीट के अंदर भी कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। होने को ये बहुत सारी लिखी हुई हैं, पर सारी कैसे याद करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट सी बता रहा हूं वो याद रख लेना, बाकी अगर सारी कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत बार पूछा जाता है। अगर इनके आप फॉर्मूला आपको याद है, इनके फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट इनकी यूनिट बना भी सकते हो, ऐसा याद करने का कोई चक्कर नहीं है। स्टीफन कॉन्स्टेंट्स जो है उसकी काफी बार यूनिट पूछी जाती है। के बाद स्पेसिफिक हीट की बहुत बार पूछी जाती है, डायमेंशन और यूनिट। प्लांक कांस्टेंट और उसके अलावा वांडरवाल की, ये दोनों जो कांस्टेंट है इनकी जो यूनिट और डायमेंशन है बहुत पूछी जाती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। अब इनमें जो आपसे लगभग बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर वो कौन कौन सी है, जैसे हो गया एक तो सेल्फ इंडक्शन की यूनिट आपसे पूछी जाती है, डायमेंशन पूछा जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन और फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट आपसे पूछी जाती है मैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक, उसके बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। और कैपेसिटेंस की जो डायमेंशन है वो पूछी जाती है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी जाती है, यूनिट पूछी जाती है। फिर इधर देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये पूछा जाएगा। कंडक्टेंस काफी बार पूछा जाता है, कंडक्टेंस और रेडबर्ग कांस्टेंट, उसके अलावा कंडक्टिविटी। तो ये कुछ यूनिट्स हैं और डायमेंशंस हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखने की जरूरत होती है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो सेम डायमेंशन होती हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है सेम डायमेंशन, इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनकी सेम डायमेंशन है। अब वो याद होता है तो क्लिक कर जाता है तो आप कर देते हो, अदरवाइज फिर वो फॉर्मूला से आप चेक करो। ज्यादातर जो पूछी जाती है वो मैं बता रहा हूं आपको, ज्यादातर जो पूछी जाती है उसमें एक तो आपका आएगा ये वाला,
मोमेंटम और इम्पल्स, ये ज़्यादा पूछा जाता है। फिर हमारे पास दूसरा बनता है ये प्रेशर वाला, तीसरे नंबर पर जो लिखा है प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इनकी सबके डायमेंशन क्या है, सेम है। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको लगभग हर दूसरे एग्जाम में देखने को मिलता है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट। उसके बाद जो ज़्यादा पूछा जाता है, यहां से देखो, थर्मल कैपेसिटी, गैसीय वाला, थर्मल कैपेसिटी वाला 11, थर्मल कैपेसिटी, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इन सबकी जो डायमेंशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, और ये जो क्वांटिटीज हैं इनकी डायमेंशन सबकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो इनको तो याद कर ही लेना, बाकी का फॉर्मूला बना के आप देख लेना, क्योंकि इतने सारी ये चीजें हो जाएंगी, इनको कब तक याद करोगे, ये ऐसे याद नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या होता है? तो हमारे पास जो डायमेंशंस लिखे हुए हैं, हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है वो किससे बना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना हुआ है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो यूनिट होती है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, एम एल और टी से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। और एम एल और टी से रिप्लेस करने के बाद हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, यूनिट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है वर्क, तो वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट हो गई एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई एल, तो एम एल टू टी माइनस टू। तो यहां से एम एल टू टी माइनस टू से हम इसकी क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसको मैं सीजीएस में लिख रहा हूं, सीजीएस में, अब ये तो मैं बोलता नहीं हूँ वर्क की यूनिट, या तो हम जूल बोलते हैं या अर्क बोलते हैं। जूल बोलते हैं किसमें, एमकेएस में, एसआई में, और सीजीएस में बोलते हैं अर्क। तो हमारे पास जो यूनिट बनती है, इस यूनिट को हम एक स्पेसिफिक नेम और असाइन कर देते हैं। जैसे कि वर्क को अगर मैं सीजीएस में लिख रहा हूं तो उसको हम लिखते हैं अर्ग, और इसी तरह से वर्क को यदि मैं एमकेएस में लिख रहा हूं तो उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उससे उसकी यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर उसको हम ये ना लिखकर क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, है ना। तो एक जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट बनी, उस डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट को हम आगे एक स्पेसिफिक नाम और दे देते हैं, जिससे आसान हो जाता है, क्योंकि वो बोलना आसान है, जूल, अर्ग, बजाय इसके किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो उसके कंपैरिजन में बोलना ये आसान है। फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, द इक्वेशन p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यूनिट ऑफ ए। मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को हम डायमेंशनल होमोजेनिटी से करते हैं। डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि अगर यहां पर प्रेशर लिखा है तो इसमें जो जुड़ने वाली चीज है, ऐड होने वाली चीज है, वो भी प्रेशर की यूनिट वाली होगी। अगर आप वॉल्यूम में से कुछ घटा रहे हो तो घटने वाली चीज की यूनिट भी क्या होगी, वॉल्यूम की होगी। यानी कि जिनकी सेम डायमेंशन है, सेम यूनिट है, उन्हीं को आप जोड़ सकते हो, उन्हीं को आप घटा सकते हो, उन्हीं को आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहां पर हम किसका कंसेप्ट लगाएंगे, डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी का हमें कंसेप्ट लगाना है। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट क्या हो गया, यहां पर P, प्रेशर जो है उसकी यूनिट को, उसके डायमेंशन को किसके बराबर करना है, A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर करना है। तो यहां से A की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आ जाएगी, P के डायमेंशन और V स्क्वायर के डायमेंशन। अब P मतलब प्रेशर, और प्रेशर की जो डायमेंशन है वो कितनी है, प्रेशर की डायमेंशन यहां पर देखो अभी लिखी थी, प्रेशर की डायमेंशन ये रही, अभी बताया था, ये रहा, m1l-1t-2। तो प्रेशर की डायमेंशन है m1l-1t-2। तो प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी m1l-1 और t-2। और दूसरा लिखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम l क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा l पावर 6। तो यहां से हमें a की डायमेंशन निकालनी है, तो ये l पावर 6 प्लस का है, ये माइनस का है। तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा m1, ये बचेगा l5 और ये बचेगा t-2, m1l5t-2। तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर ये अगर इसको लिखूं तो ये लिखा हुआ है ग्राम में, ये हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर पावर 5 और अपॉन सेकंड स्क्वायर, अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो टाइम है ना, हाँ, सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, डाइन बना लेता हूं पहले, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू ये, इसको मैं लिख लेता हूं CM पावर 4। तो ये जो है ये वाली चीज, ये तो बन जाएगी डाइन,
ये क्या बन जाएगी, डाइन। डाइन जो है वो किसकी यूनिट हो गई, फोर्स की, और इनटू सेंटीमीटर पावर 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है x इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। एक्स जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर है, तो वाइल t जो है वो सेकंड में है, तो a b की यूनिट बतानी है। तो अगेन हमें क्या लगाना पड़ेगा, डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो यूजिंग डायमेंशनल होमोजेनिटी, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट यूज करना है। तो ये जो x है इसको हम बराबर करेंगे किसके, इसको हम बराबर करेंगे बी टी स्क्वायर के। तो यहां से b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा x अपॉन टी स्क्वायर। किसके बराबर, x अपॉन टी स्क्वायर। अब x जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन किलोमीटर पर सेकंड, तो इसको मैंने लिखा किलोमीटर, और t जो टाइम है तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस तरह से आंसर निकालना है, बहुत सिंपल है। फिर अगला दिया है यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब देखो यहाँ पर फेराड के फॉर्म में लिखा हुआ है। फेराड जो है वो यूनिट होती है किसकी, कैपेसिटर की। तो एक स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, तो ये हो जाएगा C अपॉन 4 पाई R। अब C यानी कि कैपेसिटर, कैपेसिटेंस उसकी यूनिट होती है फेराड, और R जो रेडियस है उसको मैं लिख लेता हूं मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फेराड पर मीटर। फिर अगला पूछा है यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। तो स्टीफन कांस्टेंट के लिए आपको हीट का फॉर्मूला लिखना है। हीट का फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी इक्वल्स टू सिग्मा ए टी पावर 4। आपको चाहिए किसके वैल्यू, आपको चाहिए सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन ए टी और टी पावर 4। अब क्यू जो है वो किस में होगा, जूल में होगा। ए जो है वो किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। टाइम जो है वो किस में होगा, सेकंड में। और टेम्परेचर जो है वो किस में हो जाएगा, केल्विन में। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा जूल, ये बचेगा m-2, ये होगा s-1, और ये हो जाएगा k-4। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें पूछ रहा है एसआई में, तो एसआई में क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर। अब देखो यहाँ पर डाइन पर सेंटीमीटर लिखा है, ये किस में है, ये सीजीएस में, ये किस में है, एसआई में, और ये तो है ही नहीं, है ना। तो फॉर्मूला ये भी सही है, ये भी यूनिट सही है, पर ये किस में लिखी है, सीजीएस में लिखी है, और हमें किस में पूछा है, एसआई में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुटेबल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए सुटेबल यूनिट बताओ। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से G की वैल्यू हो जाएगी F(r²) अपॉन हो जाएगा m1m2। F जो है उसकी यूनिट हो गई न्यूटन, R² की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, और नीचे मास है तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम पावर कितना हो जाएगा, -2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आई होप इस लेक्चर में मैंने जो कुछ भी आपको बताया बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई होती है, फिर भी कई बार हम इस धोखे में रह जाते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है इसको बाद में कर लेंगे, और फिर एग्जाम में वो चीजें हमें अटका देती हैं। तो इसलिए इनको भी पढ़ना जरूरी है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। तो होपफुली ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।